वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस क्लास में हम मुद्रा की मांग, डिमांड फॉर मनी का बोमल का जो माल सूची सिद्धांत है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ बोमल, इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने बताया था कि मुद्रा की जो मांग होती हैं वो विनिमय के लिए होती हैं, ठीक है, जिसमें हमने फिशर के समीकरण को डिस्कस किया था। उसके बाद में प्रोफेसर किन्स का जो विचार था डिमांड फॉर मनी के बारे में, ठीक है, प्रोफेसर किन्स ने क्या बताया था कि मुद्रा की जो मांग होती हैं वो 3 उद्देश्यों के लिए होती हैं। कौन कौन से? लेन देन उद्देश्य के लिए, दूसरा सतर्कता उद्देश्य के लिए, और तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए, ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए। लेकिन प्रोफेसर किन्स का मानना था कि जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग होती है वो ब्याज की दर के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि मुद्रा की जो लेन देन मांग है, जैसे अगर हमने लिख दिया M1, वो किसके ऊपर निर्भर करती हैं? आय के ऊपर, ठीक है। आय की मात्रा अगर बढ़ेगी तो जो लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब दोनों के बीच में उन्होंने क्या बताया? रेखीय संबंध होता है, समानुपातिक संबंध होता है, ठीक है। प्रोफेसर किन्स का क्या मानना था कि जिस दर से आय में वृद्धि होगी उसी दर से क्या होगा? लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग है वो बढ़ेगी। मतलब लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और आय, इनकम के बीच में लीनियर रेखीय संबंध होता है, समानुपातिक संबंध होता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया था कि मुद्रा की जो ये लेन देन उद्देश्य के लिए मांग होती है केवल वो आय के ऊपर निर्भर करती हैं, ब्याज की दर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उससे वो प्रभावित नहीं होती है। मतलब ब्याज की दर अगर कम ज्यादा होती हैं तो मुद्रा की जो लेन देन मांग है वो उससे प्रभावित नहीं होगी। ब्याज की दर में कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की जो मांग होगी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रोफेसर जो बोमल थे उनका कुछ अलग मानना था। उनका क्या मानना था कि जो लेन देन उद्देश्य के लिए लोग मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में रखते हैं वो ब्याज की दर से प्रभावित होता है, ठीक है। मुद्रा की जो लेन देन मांग है वो भी ब्याज की दर से प्रभावित होता है। मतलब M1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, ठीक है। ब्याज की दर हम कह सकते हैं, मतलब ब्याज लोचदार होता है, ठीक है। ब्याज लोच का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी का मतलब कि ब्याज की दर में परिवर्तन होने के साथ साथ में मुद्रा की जो ट्रांजैक्शन डिमांड है, जो लेन देन मांग होती है वो प्रभावित होगी, उसमें भी एक तरह से क्या होगा? परिवर्तन होगा। मुद्रा की जो लेन देन मांग है और आय है उसमें रेखीय और समानुपातिक संबंध नहीं होता है, जैसा कि प्रोफेसर किन्स का मानना था। प्रोफेसर बोमल का क्या मानना था कि आय में परिवर्तन से मुद्रा की जो लेन देन मांग है उसमें आनुपातिक से कम परिवर्तन होगा, ठीक है। आय में परिवर्तन से मुद्रा की जो लेन देन मांग है उसमें कम परिवर्तन होगा, कम अनुपात से परिवर्तन होगा। देखिए बोमल जो है उनका क्या मानना है कि व्यक्ति या कोई फर्म अगर मुद्रा को अपने पास में कैश रूप में रखना है तो कैश रूप में रखने का मतलब क्या हो गया? उस मुद्रा को अगर वो बैंकों के पास में जमा कराते हैं तो बैंकों के पास में जमा कराने से उनको क्या होगा? ब्याज मिलेगा। लेकिन यदि वही मुद्रा लोग अपने पास में कैश नकद रूप में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको बैंक से मिलने वाले ब्याज के बराबर क्या होगी? हानि होगी। मतलब उनको नकद रूप में मुद्रा रखने के लिए जो बैंक का ब्याज एक तरह से मिल सकता है उसका त्याग करना पड़ता है, ठीक है। तो नकद रूप में अगर मुद्रा को रखा जाता है तो उससे जो भी ब्याज मिल सकता है उसका त्याग करना पड़ता है, जिसको उन्होंने क्या कहा था? एक तरह से अवसर लागत, ठीक है। बैंक जो मुद्रा है उसको नकद रूप में रखने की अवसर लागत क्या होती है? यही वही मुद्रा बैंकों के पास में रखी जाए और उस पर जो ब्याज मिल सकता है। प्रोफेसर जो बोमल थे उनका क्या मानना था कि यदि लोग अपना जो वेतन है या जो भी उनकी आय है, लाभ है, उसको अगर वो नकद रूप में रखते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको कोई अतिरिक्त आय नहीं मिलेगी, उस पर उनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। यदि व्यक्ति अपना सारा पैसा बैंक में जमा करा दे तो भी क्या होगा? उस
उसको ब्याज की हानि नहीं होगी, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने बैंक में जमा करा दिया है। इसका मतलब उनको ब्याज की हानि नहीं हो रही, मतलब जो अवसर लागत है वो यहाँ पे क्या है, शून्य है। लेकिन लोगों को या फर्मों को अपनी दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकता होती हैं, दैनिक जीवन के जो लेन देन होते हैं, उन लेन देन को पूरा करने के लिए थोड़ा नकद रूप में रखना आवश्यक होता है। यदि कोई फर्म या व्यक्ति अपना सारा पैसा अगर बैंक में जमा करा देते हैं, तब भी उनको जो अपने लेन देन का उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए बैंकों से पैसा निकालना पड़ेगा। इसके लिए उनको बैंक जाना आना पड़ेगा, मतलब परिवहन का खर्चा हो सकता है। एटीएम से अगर वो पैसा निकालते हैं तो उसका कुछ भुगतान उनको करना पड़ सकता है, समय का खर्चा हो सकता है। उनका क्या मानना था कि यदि व्यक्ति बैंक में भी अगर पैसा रखता है तो ऐसा नहीं कि उनको उस स्थिति में कुछ लागत नहीं आती, बैंक में पैसा रखने पर भी उनको अप्रत्यक्ष रूप से कुछ खर्चा करना पड़ता है, मतलब उनको कुछ अवसर लागत उठानी पड़ती है। यदि लोग या फर्म कोई अपना पैसा बैंकों में जमा कराते हैं तब भी उनको कुछ अवसर लागत उठानी पड़ती है, मतलब उस पैसे को वापस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको कुछ न कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो बोमल का क्या मानना है कि कोई भी फर्म या व्यक्ति लेन देन को पूरा करने के लिए अपने पास में मुद्रा की जो इष्टतम माल सूची अपने पास में रखता है। जैसे एक फर्म श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करना चाहती है, कच्चे माल का अगर वो क्रय करती हैं उसका उसको भुगतान करना पड़ता है, या व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करता है, मुद्रा को अपने पास में वो नकद रूप में रखता है। मतलब जो मुद्रा को नकद रूप में रखा जाता है, नकद शेष इसलिए रखा जाता है क्योंकि आय और व्यय दोनों एक साथ नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक महीने में 50,000 रुपए कमाता है तो तुरंत ही 50,000 रुपए खर्च नहीं होंगे, मतलब आय और व्यय दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नकद शेष को रखना एक तरह से क्या होगा, महंगा होगा। क्यों? क्योंकि उसी जैसे एक व्यक्ति अगर 50,000 रुपए कमाता है और उसके जो बैंक अकाउंट में 50,000 जमा हो गए, अगर वो जाके 1 तारीख को वो 50,000 रुपए निकाल के ले आता है तो ये एक तरह से क्या होगा, उसके लिए महंगा सौदा होगा। क्यों? क्योंकि उसको नकद शेष की इतनी आवश्यकता नहीं है, उस नकद शेष का प्रयोग वो लाभप्रद ढंग से कर सकता है, मतलब अपनी आवश्यकता के लिए कुछ मुद्रा को वो अपने पास में रख के जो शेष मुद्रा है उसको वो किसी प्रतिभूतियों या बॉन्ड में निवेश कर सकता है या बैंक में जमा करा के उस पर ब्याज प्राप्त कर सकता है। तो बोमल का क्या मानना है कि व्यक्ति लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा का जो अपने पास में अगर सारी मुद्रा को रखेगा तो उसके लिए महंगा सौदा होगा, इसलिए वो थोड़ी सी मुद्रा अपने पास में रख लें और बाकी की मुद्रा को वो क्या कर देता है, प्रतिभूतियों बॉन्ड में निवेश कर देगा। निवेश करने के बाद में भी अगर उसको अचानक कुछ अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है तो वो क्या करेगा, उन प्रतिभूतियों बॉन्ड को बेचकर वापस वो नकद मुद्रा प्राप्त कर सकता है। तो परिसंपत्तियों से लाभ कमाने के लिए फर्म क्या करेगी, लेन देन के लिए नकद कोष अपने पास में कम रखेगी। कब अपने पास में कम रखेगी, जब बाजार में जो बॉन्ड पर ब्याज की दर ज्यादा है। ठीक है, तो कोई भी फर्म या व्यक्ति क्या करेगा, अपने पास में नकद शेष कम रखेगा और उसका जो अधिकांश भाग है उसको वो प्रतिभूतियों या बॉन्ड को खरीदने पर व्यय करेगा, जिससे उनको अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। और जब बाजार में बॉन्ड पर ब्याज की दर अगर कम है तो इस स्थिति में लोग अपने पास में नकद रूप में, कैश रूप में ज्यादा रखेंगे। अब देखिए उनका जो ये सिद्धांत हैं वो कुछ मान्यताओं के ऊपर आधारित हैं। उन्होंने क्या क्या मान लिया था, कुछ उनकी अजम्पशन से। कौन कौन सी अजम्पशन से? सबसे पहले उन्होंने माना है कि जो आय हैं, लाभ हैं, वो निश्चित समय अंतराल पर होता रहता है। ठीक है, मतलब जो भी पैसा वो कमा रहे हैं हर महीने उनके अकाउंट में सैलरी आ जाती है, मतलब जो भी पैसा आएगा आय का या लाभ का वो उनके बैंक खाते में जमा हो जाएगा। दूसरा है, व्यक्ति या फर्म की जो व्यय की मात्रा है वो एक तरह से क्या है, स्थिर है। मतलब बोमल का क्या मानना था कि जब तक लोगों ने जो सैलरी मिल रही है या उनका जो लाभ है उसमें अगर वृद्धि या कमी नहीं होती है तब तक उनके द्वारा जो खर्चा किया जा रहा है वो एक स्थिर दर से खर्चा किया जाएगा।
और जो उनको आय प्राप्त हो रही है वो उनके बैंक अकाउंट में, उसको वो क्या करेगा, नियमित रूप से समय अंतराल जो होता है उसके अनुसार वो निकालता रहता है, पैसा विड्रॉल कराता रहता है। 2-2 दिन के हिसाब से हो सकता है, 5 दिन के हिसाब से हो सकता है, चाहे तो वो डेली निकालें या महीने में एक बार निकाले, महीने में 2 बार निकाले, मतलब इसका जो पैटर्न है वो कुछ भी हो सकता है, ये उस व्यक्ति या फर्म के ऊपर निर्भर करता है। और फिर इसमें क्या माना गया है कि व्यक्ति क्या करता है, जो भी उसकी मंथली इनकम है, जो भी वो आय कमा रहा है, जो भी उसका लाभ है, वो उस पूरे महीने में वो खर्च कर देता है। मतलब एक महीने में अगर उसने 50,000 रुपये कमाते हैं तो सारा का सारा जो 50,000 रुपये है वो उस महीने में खर्च कर देता है। तो बोमल कहता है कि व्यक्ति अपने लेन देन उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको अपनी जो सैलरी है, अपनी जो आय है, लाभ है, या जैसे हमने उदाहरण में लिया कि 50,000 रुपये हैं, तो इस 50,000 रुपये जो उसने एक महीने में कमाए हैं उसका प्रबंधन उसको इस प्रकार से करना चाहिए कि उसको बदले में अधिक से अधिक प्रतिफल मिले, अधिक से अधिक उसको लाभ मिले। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि माना कि उसने जो 50,000 रुपये कमाए हैं, ठीक है, उसको वो 3 तरीके से खर्च करता है। माना कि फर्स्ट स्थिति हमने ली है कि वो 50,000 रुपये जो है वो बैंक से एक साथ पहली तारीख को ही निकाल लेता है, ठीक है। 1 तारीख को जब उसके अकाउंट में पैसा आ जाता है उसी 1 तारीख को वो पैसा निकाल लेता है, पूरा 50,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सारा पैसा अगर वो अपने पास में नकद रूप में रखता है तो ऐसी स्थिति में उसको ब्याज से किसी प्रकार की आय नहीं होगी, मतलब अतिरिक्त आय उसको नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी स्थिति में हम मान लें कि माना कि वो क्या करता है, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। 1 तारीख को वो क्या करता है, 25,000 रुपये निकाल लेता है, और वापस जैसे कि 16 तारीख को, ठीक है, 17 तारीख को जो भी हैं 25,000 रुपये और निकाल लेता है। अब देखिए 15 दिन में उसने 25,000 का प्रयोग किया है, और बाकी फिर 15 दिन बाद में उसने क्या किया, 25,000 रुपये बैंक से और निकाले हैं। तो 25,000 रुपये 15 दिन तक ये जो बैंक में पड़े रहे हैं उस पर बैंक के द्वारा उसको कुछ ब्याज मिलता है। हम मान लेते जो भी रेट है कुछ भी हो सकती है, हम मान लेते कि उसको ब्याज की जो राशि है वो कितनी मिली, माना कि 1,000 रुपये मिली है। तीसरी स्थिति हमने ये मान ली है कि वो क्या करता है, 50,000 रुपये जो है वो 5 किस्तों में निकालता है, ठीक है, 5-5, 6-6 दिन के अंतराल में निकालता है, मतलब 10-10,000 करके। तो ऐसी स्थिति में माना कि 10,000 रुपये उसने फर्स्ट 5 दिन के लिए निकाल लिए, फिर 5 दिन बाद में उसने 10,000 और निकाले। इस तरीके से वो संपूर्ण राशि जो 50,000 रुपये है वो 5 बार करके अगर निकालता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो ब्याज की प्राप्ति होती है वो कितनी है, माना कि 700 रुपये की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर बोमल यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति हैं या फर्म हैं उसे अपनी मुद्रा का प्रबंधन इस प्रकार से करना चाहिए कि बदले में उसको अतिरिक्त प्रतिफल जो मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है ब्याज के रूप में, वो ज्यादा से ज्यादा मिले। तो यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है, ठीक है, या आपने इमेजिनरी संख्या ली, कुछ भी हमने मान लिया कि ऐसी स्थिति है, ठीक है, इतना उसको ब्याज मिल रहा है। तो यहाँ पर इन तीनों स्थितियों में से सेकंड कंडीशन जो है वो उसके लिए बेस्ट रहेगी, मतलब मुद्रा का प्रबंधन उसको इस तरीके से करना चाहिए कि बदले में उसको ब्याज जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। यही बोमल एक तरह से अपने सिद्धांत के माध्यम से कहना चाहते थे। अब देखिए बोमल जो है, ठीक है, उनका क्या मानना है कि व्यक्ति या फर्म लेन देन के लिए मुद्रा को अपने पास में नकद रूप में अगर रखता है तो ये 2 बातों के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, ब्याज लागतें, ठीक है, जो हमने शुरू में पढ़ी थी कि व्यक्ति अगर मुद्रा को नकद रूप में रखता है, सारी मुद्रा को अगर वो नकद रूप में रखेगा तो उसको बैंक से या बॉन्ड में निवेश से किसी प्रकार का ब्याज के रूप में आय की प्राप्ति नहीं होगी। तो नकद रूप में रखता है तो उसको ब्याज का त्याग करना पड़ता है, जो उसके लिए क्या है, अवसर लागत है। दूसरा, अगर वो बैंकों में जमा भी कराता है या कहीं पे निवेश भी करता है तो भी उसको देखना पड़ता है, कुछ उसके लिए गैर ब्याज लागतें होती हैं, ठीक है। नकदी को बॉन्ड में अगर परिवर्तित कराता है या बॉन्ड को अगर वो नकद रूप में परिवर्तित कराता है तो उसकी कुछ लागत हो सकती है। अगर वो अपना पैसा बैंक में जमा कराता है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो सकता है, ठीक है, डाक का खर्चा हो सकता है, कुछ परिवहन व्यय हो सकता है, या लाने ले जाने का, एटीएम से अगर वो पैसा निकालने जाता है तो उसका खर्चा
खर्चा हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है तो उसका भी कुछ खर्चा हो सकता है, उसके लिए अगर उसको कुछ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, मुनीम रखना पड़ता है तो उसका खर्चा हो सकता है। तो बोमल का मानना है कि कोई भी व्यक्ति जो मुद्रा के रूप में लेन देन कर रहा है तो उसके सामने जो नकद रूप में वो मुद्रा रखेगा वो दो बातों पर निर्भर करेगा, एक तो ब्याज लागतें कितनी है और दूसरी गैर ब्याज लागतें कितनी है। अगर गैर ब्याज लागतें ब्याज लागतों से ज्यादा हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि जो उनको जो मुद्रा है वो केवल नकद रूप में ही रखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गैर ब्याज लागतें हैं वो ज्यादा हो जाएं।